सो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है ये हमारे इस चैनल का 25th वीडियो है जो कि आईएससी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे थर्ड चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये वीडियो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी का 16th वीडियो है जिसमें कि हम मीनिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइज बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लिया जाता है वो आखिरकार होता क्या है। सो गाइस प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि कमर्शियल बैंक से जो पैसा हम लोग बोरो करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, मतलब कमर्शियल बैंक से लिया गया लोन। सो इन द सेम मैनर जो लोन हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं अपने बिजनेस के एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए उसको कहा जाता है लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या हुआ, वो लोन्स जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो किए जाते हैं। सो चलिए इसको लाइन टू लाइन समझते हैं। A loan from a financial institution is an amount of money which is borrowed by the joint stock company from a government established institution in order to carry out both mid-term and long-term business activities। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है वो लोन जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है। अब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये आपको दोनों टाइप के लोन देते हैं, मिड टर्म लोन भी देते हैं एंड लॉन्ग टर्म लोन भी देते हैं। मतलब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दोनों टाइप के लोन्स ले सकते हैं। फाइनेंशियल institutions are those institutions established by both the central and state governments in order to provide finance to business organizations. These institutions provide both owned capital equity and borrowed capital debt to the business enterprises for long term as well as for mid term requirements. In addition to providing financial assistance, these institutions also provide other services such as conducting managerial surveys, providing technical assistance. As these institutions aim at promoting the industrial development of a country, they are also known as development banks. सो अब तक हमने जाना कि लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब हुआ वो लोन जो कि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं ताकि हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट कर सके। अब जो अगला चीज आता है वो है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आखिरकार होते क्या हैं। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर कुछ बॉडीज होते हैं जिनका काम होता है कि वो बिजनेस एंटरप्राइजेस को लोन्स दे सके ताकि वो अपना बिजनेस को कंडक्ट कर सके। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित की गई कुछ संस्थाएं होती हैं जिनका काम होता है कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा दे। अब जो बात आता है वो है कि अगर हम लोन कमर्शियल बैंक से ले रहे हैं तो हमें लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्या जरूरत है। तो इसका आंसर सिंपल है, वो ये है कि कमर्शियल बैंक से जो लोन मिलता है वो मेजॉरिटी केसेस में शॉर्ट टर्म के लिए ही मिलता है। बहुत कम या फिर लगभग में गिने चुने बैंक्स ही होते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म लोन्स देंगे। मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स शॉर्ट टर्म लोन्स ही देते हैं एंड क्योंकि वो शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं तो आपके बिजनेस के पास कोई लॉन्ग टर्म सोर्स नहीं रह जाता है। तो उस लॉन्ग टर्म सोर्स को पूरा करने के लिए ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं जिनका काम होता है कि वो आपके बिजनेस को ज्यादा लंबे समय के लिए पैसा दे सकती है। एंड ये इंस्टीट्यूशंस आपको लॉन्ग टर्म के साथ साथ मिड टर्म का भी पैसा देते हैं, मतलब मिड टर्म के लिए भी पैसा अगर चाहिए तो वो भी आपको इसमें से मिल सकता है। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये आपको दोनों टाइप के कैपिटल देते हैं, मतलब आपको जो है ओन्ड कैपिटल भी देंगे, मतलब इक्विटी का कैपिटल भी देंगे, मतलब ये आपके इक्विटी शेयर्स को भी खरीदेंगे जिससे कि आपको कैपिटल मिले। एंड ये आपको बोरोड कैपिटल भी देंगे, मतलब आपको लोन या फिर डेप्ट भी देंगे जिससे कि आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं। अब ये जो फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये आपको सिर्फ बिजनेस में लोन नहीं देते हैं, ये आपके कंपनी को सिर्फ लोन दे के नहीं छोड़ देते हैं, लोन के साथ साथ ये बहुत एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जो कि ये आपको देते हैं। तो एक्स्ट्रा सर्विसेज कौन कौन से हैं? पहला आता है कंडक्टिंग मैनेजेरियल सर्विस, ये आपको मैनेजेरियल सर्विसेज देते हैं, मतलब मैनेजिंग से रिलेटेड आपको सर्विस करके देंगे। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंस, मतलब अगर आपको टेक्निकली कोई मदद चाहिए तो वो भी आपको यहां से मिलेगा। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे मदद होते हैं जो कि ये आपको देते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये सिर्फ आपको पैसा दे के नहीं छोड़ देते हैं, ये आपको पैसा तो देते ही हैं लेकिन पैसा के साथ साथ ये आपको और भी बहुत सारे सर्विसेज देते हैं जो कि दूसरे सोर्सेज में लगभग में नहीं ही मिलता है। एंड इनका मेन एम सिर्फ लोन दे के पैसा अर्न करना नहीं होता है इंटरेस्ट के रूप में, इनका मेन काम होता है कि ये एक कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में योगदान दे। एंड ये साफ होता है इस बात से कि इनको गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टैब्लिश करती है एंड इनको स्टेट गवर्नमेंट भी स्टैब्लिश करती है। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है इसको एंड इनका मेन एम होता है कि ये उस देश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ करवा सके, इसलिए इन इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है डेवलपमेंट बैंक्स, मतलब वो बैंक्स जो कि कंट्री के डेवलपमेंट में योगदान दे। तो चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है वो लोन जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए। अब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी स्टैब्लिश होते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी स्टैब्लिश होते हैं। इनका मेन काम होता है आपको अपने बिजनेस के लिए पैसा देना, जो कि ये आपको ओन्ड कैपिटल के रूप में भी दे सकते हैं या फिर बोरोड कैपिटल के रूप में भी दे सकते हैं। एंड ये जो है आपको मिड टर्म का भी पैसा देंगे एंड अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा चाहिए तो वो भी आपको देंगे। एंड ये जो है बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब पैसा देने के साथ साथ ये आपको दूसरे सर्विसेज भी देते हैं। एंड इनका मेन एम होता है एक कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अपना योगदान देना, जिसके कारण इनका नाम होता है डेवलपमेंट बैंक्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये कि लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आखिरकार एडवांटेजेस क्यों होते हैं, हमारे कंपनी को इससे क्या क्या लाभ मिलते हैं। सो जो पहला लाभ है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड बोथ मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एट वेरी अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट्स। द कंपनी कैन रेज द बेस्ट सूटेड बिजनेस फाइनेंस फॉर इट विदाउट वरिंग मच अबाउट द अमाउंट ऑफ पेबल इंटरेस्ट अमाउंट। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद से एक कंपनी के पास सब तरीके का बिजनेस फाइनेंस आता है। एक कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए वो भी उसके पास आएगा, अगर मिड टर्म के लिए पैसा चाहिए वो भी उसके पास आएगा। एंड ये जितना भी पैसा उसके पास आता है ये एक बहुत अफोर्डेबल रेट में उसे मिलता है, इसके लिए उसे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो वो आपको कम इंटरेस्ट चार्ज करेगा एज कंपेयर टू अ बैंक। तो ये कंपनीज के लिए एक सस्ता एंड टिकाऊ सोर्स बन जाता है बिजनेस फाइनेंस रेज करने के लिए। एंड जो कंपनीज होते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करके बेस्ट सोर्स का पैसा अपने पास ला सकते हैं बिना किसी फालतू के झंझट में घुस के। तो ये पॉइंट से हमारा क्या मतलब है, ये पॉइंट से हमारा मतलब है कि हमें जिस टाइप का लोन चाहिए हमें उस टाइप का लोन मिल जाएगा एंड बहुत कम दाम में मिल जाएगा, जिससे कि हमारे बिजनेस फर्म को अच्छा खासा फाइनेंस मिल सकता है। जो अगला पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस। अपार्ट from providing financial assistance to the joint stock company, financial institutions also provide expert managerial advice as well as expert financial advice on various business matters to the joint stock company। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो joint stock companies होते हैं वो आपको expert advice भी देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लाते हैं तो वहां पे सिर्फ आपको पैसा का अमाउंट नहीं मिलेगा, आपको पैसे के अमाउंट के साथ साथ बहुत सारे दूसरे सुविधाएं भी मिलती है। तो इन्हीं सुविधाओं में आता है एक्सपर्ट एडवाइस जो कि आपको मिलता है। आप अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं कि मुझे एडवाइस चाहिए तो वो आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा जो बेस्ट एडवाइस है वो आपको देंगे एंड बहुत सस्ते दामों में वो सर्विस आपको मिल सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है अपने बिजनेस के लिए जो बेस्ट एडवाइसेस हैं वो आपको मिल पाएगा एंड इससे आप अपने बिजनेस को अच्छे से चला पाएंगे, आप अपने कंपनी को अच्छे से मैनेज
कर पाएंगे। जो अगला पॉइंट है वो है न्यू कंपनीज कैन इजीली रेज फंड्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अ न्यू जॉइंट स्टॉक कंपनी व्हिच इज फेसिंग प्रॉब्लम्स इन रेजिंग बिजनेस फाइनेंस फॉर अदर पब्लिक फाइनेंसिंग सोर्सेज कैन इजीली रेज फंड्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। Besides this, the extra assistance which is provided by financial institutions also helps a new company understand the market conditions। अब देखिए, मैंने आपको कहा है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका मेन एम होता है एक कंट्री के डेवलपमेंट में अपना योगदान देना। उनका मेन एम होता है कि मेरा कंट्री इंडस्ट्रीज के फील्ड में कितना अच्छे से प्रोग्रेस कर सकता है। तो उसी बात को याद रखते हुए ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो नए कंपनीज आते हैं उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तरफ से बहुत अच्छा खासा मदद दिया जाता है। अब इसको समझिए ध्यान से। जब कोई नया कंपनी मार्केट में आता है तो नया कंपनी के लिए मार्केट में अपना नाम बना पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल से कोई कंपनी अपना नाम मार्केट में बनाती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इतना बीच में एक कंपनी को जो फाइनेंशियल नीड्स होते हैं या फिर फाइनेंशियल नीड्स के अलावा भी जो बाकी के चीजें उसे जरूरत पड़ती है वो उसके पास उतनी आसानी से नहीं आ पाता है। आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि अगर आपने अभी अभी अपना एक जॉइंट स्टॉक कंपनी खोल के रखा हुआ है तो क्या कंपनी के खुलते ही उसमें इक्विटी शेयर्स बिक जाएंगे? क्या कोई डिबेंचर होल्डर डायरेक्टली आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा? क्या कोई कमर्शियल बैंक आपको इतना जल्दी लोन दे देगी? नहीं। आपको सबसे पहले अपने आप को उस तरीके का बनाना पड़ेगा, आपको अपने कंपनी का वो इमेज बनाना पड़ेगा जिससे हर एक फाइनेंशियल सोर्स में इन्वेस्ट करने वाला आदमी आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। तो जब तक आप वो नहीं कर पाते हैं तब तक आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा खासा मदद कर सकता है। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि ये एक नया कंपनी अगर मार्केट में आया है एंड उसे बाकी सोर्सेस से पैसा लाने में मुश्किल आ रही है, सो इन दैट केसेस वो जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाके पैसा आराम से ला सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मेन एम है कि वो इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करवाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को ही पैसा देंगे, वो छोटे से छोटे इंडस्ट्रीज को भी पैसा देंगे। सो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोई नया कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता है तो उसे पैसा आराम से मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ क्या होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपको एडवाइस भी देते हैं एंड पैसों के अलावा भी कुछ और मदद देते हैं। तो ये जो पैसों के अलावा भी कुछ और मदद दिया जाता है ये आपके बिजनेस फॉर्म को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस अभी नया नया मार्केट में आया है, आपका जो कंपनी है वो नया नया अभी मार्केट में आया है। सो उसके लिए मार्केट को समझ पाना, मार्केट के हिसाब से अपने आप को ढलने देना, इसमें बहुत समय लगता है। सो इन दैट केसेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक गाइड की तरह काम करते हैं जो कि आपको मार्केट के बारे में समझाते हैं। तो ये पॉइंट सिंपल है, इसमें यही कहा गया कि नए कंपनीज आराम से पैसा ला सकते हैं, उन्हें कोई झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है एंड उनको पैसों के साथ साथ और भी सर्विसेज मिलेंगे जो कि उनके लिए बेनिफिशियल होगा। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है सब्सक्राइबर ऑफ सिक्योरिटीज। समटाइम्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंस्टेड ऑफ एडवांसिंग डायरेक्ट लोन्स टू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी buys its equity shares. In such cases, the amount gets transferred from the financial institution to the company, but the amount so received is not treated as a loan and the company need not pay back the amount before dissolution. This is advantageous to the company as the source of finance becomes sturdy and reliable. अब ये पॉइंट को आपको एग्जांपल के थ्रू समझना पड़ेगा, इसको डायरेक्टली टेक्स्ट के थ्रू समझना थोड़ा मुश्किल है। अब मैंने आपको जैसे पहले बोला है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपको ओन्ड कैपिटल भी देते हैं, मतलब वो आपको इक्विटी कैपिटल भी देते हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो वो आपके इक्विटी शेयर्स को भी खरीदते हैं। तो मान के चलिए अगर आपका कंपनी है जिसने अभी अभी मार्केट में कदम रखा है एंड वो 1000 शेयर्स को बेचना चाहती है, लेकिन क्योंकि कंपनी अभी नई है तो इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करने में रिस्क लग रहा है, तो इसकी वजह से सिर्फ कंपनी का 100 शेयर्स जो है वो बिक पा रहा है एंड जो बाकी के 900 शेयर्स हैं वो अभी भी कंपनी के पास पड़े हुए हैं। तो कंपनी के पास ये जो 900 शेयर्स पड़े हुए हैं ये कंपनी के लिए समहाउ डिसएडवांटेजेस है। क्यों? क्योंकि इस शेयर्स को इशू करने के लिए, इस शेयर्स को मार्केट में ऑफर करने के लिए भी कंपनी ने बहुत ज्यादा खर्चा किया हुआ है। अब कंपनी अगर इन 900 शेयर्स को नहीं बेच पाती है तो कंपनी ने जो पैसा इन 900 शेयर्स के ऊपर खर्चा किया था वो डूब जाएगा। तो इन दैट केसेस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके लिए एक मसीहा बन के आती है। वो क्या करेगी, आपका ये जो 900 शेयर्स जो कि नहीं बिक रहा था वो इस 900 शेयर्स को खरीद लेगी। तो इससे बदले में आपको जो है 900 शेयर्स के ऊपर जितना भी
कैपिटल था वो आपको मिल जाएगा। मान के चलते हैं 900 शेयर्स के ऊपर आपको 9 लाख रुपया कैपिटल मिलना था, तो ये जो 9 लाख रुपया कैपिटल आपके पास आया है ये आपके पास एज अ ओन्ड कैपिटल आया है, ये आपके पास एज अ लोन कैपिटल नहीं आया है। तो ये जो आपके पास एज अ ओन्ड कैपिटल आया है ये आपके लिए एडवांटेजियस है। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल आपके पास आया है इसके ऊपर आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। पहला एडवांटेज ये मिलेगा कि ये कैपिटल आपको वापस करने की जरूरत उतनी जल्दी नहीं है, आप इसको डिसोल्यूशन के समय में वापस कर सकते हैं। सो ये जो कैपिटल का अमाउंट है ये आपके कंपनी में बहुत लंबे समय के लिए रहने वाला है। अगर कहा जाए तो ये आपके कंपनी में जब तक आपका कंपनी चल रहा है ये तब तक आपके कंपनी में रहने वाला है। एंड जो सेकंड एडवांटेज है वो ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि ये जो 900 शेयर्स होते हैं इनके ऊपर भी कंपनी का कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट लगता ही है, तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट लगता है ये भी कंपनी का यहाँ पे रिकवर हो जाता है। सो यहाँ पे क्योंकि कंपनी ने आपके इन शेयर्स को खरीद के आपके कंपनी में एक ऐसा कैपिटल इन्वेस्ट किया जिसने आपको एडवांटेजेस दिया, तो ये प्रोसेस आपके लिए एडवांटेजियस है। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपके शेयर्स को खरीदते हैं एंड इन शेयर्स को खरीदने की वजह से आपके पास ओन्ड कैपिटल आता है जो कि आपको बहुत तरीकों से हेल्प करता है। जो अगला पॉइंट है वो है अंडरराइटिंग असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। Sometimes financial institutions also provide underwriting assistance to the joint stock company. This underwriting assistance thus provides benefit to the company as the company's jobs of hiring an underwriter is resolved. Besides this, the commission fees which is charged by the financial institutions is also low as compared to any other underwriter. So this benefits the company. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपके लिए अंडरराइटिंग का भी काम कर देते हैं। तो ये अंडरराइटिंग का काम क्या होता है इसको समझिए। अंडरराइटर एक आदमी होता है जो कि आपको ये बोलता है कि अगर आपका कुछ शेयर्स नहीं बिकेगा तो मैं उन शेयर्स को खरीद दूंगा। तो वो जो सेम चीज जो कि वो आदमी आपको दे रहा था वो चीज आपको ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देते हैं एंड एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो क्योंकि ये आपको एट अ वेरी लो कॉस्ट वही सर्विस दे रहे हैं तो ये आपके लिए एडवांटेजियस होगा। अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए आपके कंपनी को 1000 शेयर्स बेचना है एंड आपको इसको बेचने के लिए अंडरराइटर चाहिए। सो आप यहाँ पे दो केसेस को कंसिडर कीजिए। पहला केस में कंसिडर कीजिए जहां पे आपने किसी नॉर्मल अंडरराइटर को हायर किया है एंड दूसरा केस कंसिडर कीजिए जिसमें आपने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हायर किया है जो कि आपको यही सर्विस प्रोवाइड करने वाली है। सो ये जो दोनों अंडरराइटर्स होंगे ये आपको काम एक ही करके देंगे। आपको दोनों अंडरराइटर्स यही बोलेंगे कि सर देखिए आपके कंपनी को 1000 शेयर्स इशू करना है, आप मार्केट में जरूर इशू कीजिए एंड हम आपकी पूरी मदद करेंगे इनको इशू करने में, लेकिन अगर कुछ भी शेयर्स बाकी रह जाते हैं तो वो हम खरीद लेंगे। तो मान के चलिए आप सबसे पहले केस 1 में गए नॉर्मल अंडरराइटर के पास एंड उसको आपने हायर किया तो उसने आपको शेयर्स बेचने में एंड अच्छा खासा शेयर्स जो है वो मार्केट में बिक गया, लेकिन कुछ ना कुछ शेयर्स बाकी रह गया। अब हम मान के चलते हैं कि जो है 600 शेयर्स मार्केट में बिक गए लेकिन 400 शेयर्स है जो कि मार्केट में नहीं बिक पाए। तो उस अंडरराइटर ने बोला था कि मैं आपका जितना भी शेयर्स बाकी रहेगा उनको खरीद लूंगा। तो यहाँ पे आपका 400 शेयर्स बाकी है तो ये 400 शेयर्स जो कि अभी पब्लिक में कोई नहीं खरीदना चाह रहा है ये वो आपसे खरीद लेगा एंड बदले में आपसे एक कमीशन का अमाउंट चार्ज करेगा। अब आप सेकंड केस में आइए। इस केस में आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एज एन अंडरराइटर अपॉइंट कर रहे हैं। तो यहां मान के चलते हैं कि आपने उसके अंडरराइटिंग सर्विस के अंदर में आके मार्केट में 500 शेयर्स बेचा एंड 500 शेयर्स आप नहीं बेच पाए। तो ये भी आपको वही चीज बोलेगी कि सर आपका 500 शेयर्स नहीं बिक पाया है बट मैं आपका अंडरराइटर होने के कारण आपका ये 500 शेयर्स खुद खरीदता हूं, तो वो भी आपसे ये 500 शेयर्स खरीद लेगी। लेकिन जो डिफरेंस आता है वो यहीं पे आता है एंड वो डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल अंडरराइटर था वो आपसे हायर रेट ऑफ कमीशन चार्ज कर सकता है। वो आपको बोलेगा कि सर मुझे 1 लाख रुपया कमीशन चाहिए एंड मैं आपका ये 400 शेयर्स खरीद दूंगा, जबकि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये आपको बोलेगा कि सर मैं आपका 500 शेयर्स बिकवा दूंगा लेकिन मुझे 60,000 रुपया कमीशन चाहिए। सो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि जब केस 1 में 400 शेयर्स को आपको अंडरराइट करवाना था तो आपको 1 लाख रुपया खर्चा करना पड़ रहा था, जबकि यहाँ पे आपको 500 शेयर्स बिकवाना है लेकिन खर्चा सिर्फ 60,000 है। तो ये जो डिफरेंस है खर्चा में यही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एडवांटेजियस बना देता है। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि अंडरराइटिंग का जो सर्विस है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको रिलेटिवली कम दाम में देगी
एंड ये चीज आपको बहुत हद तक बेनिफिट करेगी। अब एक बात है जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, वो ये है कि इससे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी हमारे कुछ शेयर्स को खरीदा था, एंड यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कुछ शेयर्स को खरीदा है। तो बात यहाँ आती है कि वहां पे हम उस खरीदने को बोल रहे थे सब्सक्राइबर ऑफ सिक्योरिटीज, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है उसको अंडरराइटिंग सर्विस। तो ये क्या मामला है? तो ये मामला ऐसा है कि देखिए, प्रीवियस पॉइंट में जो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था वो आपका शेयर्स को खरीद रहा था एज एन इन्वेस्टमेंट। वो आपको ये नहीं बोल रहा था कि आपका अगर नहीं बिकेगा तो मैं खरीदूंगा, वो आपको बोल रहा था कि मैं आपका इतना शेयर्स खरीदना चाहता हूं। वहां पे कोई भी गारंटी का बात नहीं आया था। वो जैसे नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं, इन द सेम मैनर उसने इन्वेस्ट किया था। तो वहां पे वो एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे ये एक अंडर राइटिंग सर्विस है जो कि आपको एक कमीशन के चार्ज के बदले में दिया गया है। वहां पे इंस्टीट्यूशन ने आपको बोला था कि मैं आपका इतना शेयर्स खरीद के आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, जबकि वो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका इतना शेयर्स नहीं बिक पाया है, तो एज अ बैकअप मैं आपसे ये शेयर्स खरीद रहा हूं, लेकिन बदले में मुझे इतना कैपिटल चाहिए। सो ये पॉइंट का सिंपल मीनिंग हुआ कि अंडर राइटिंग सर्विस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में कम दाम पे मिलता है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है असिस्टेंस ऑफ अ गारंटी ऑफ लोन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड loan guarantee facilities to company if a third party bank or a third party financial institution denies loan to a company stating that they have not found the company worthy of granting loans. In such cases, financial institutions guarantees the third party bank or third party financial institution on behalf of the company. So ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट ये कहता है कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये आपके लिए एक गारंटी देने वाले का भी काम करते हैं, ये आपको आश्वासन देने वाला काम भी आपको करते हैं। अब ये क्या होता है इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। अब मान के चलिए आपका कंपनी जो है वो बैंक के पास गया और बैंक को बोला कि मुझे 50 लाख रुपया लोन चाहिए। अब बैंक ने बोला कि क्या गारंटी है कि ये 50 लाख रुपया लोन अगर हम आपको दे देंगे तो आप हमको वापस कर देंगे? तो आपने बोला कि नहीं सर, मैं आपको 50 लाख रुपया दे दूंगा, आप मुझे ये लोन दे दीजिए। तो बैंक ने कहा नहीं भाई, ऐसे तो हम लोन देंगे नहीं, आपको कोई सिक्योरिटी देना पड़ेगा या फिर आपको कोई गारंटी देना होगा कि हमें अपना 50 लाख रुपया मिल जाएगा। सो उसने आपको बोला कि आप कोई सिक्योरिटी दीजिए, लेकिन आपके पास 50 लाख के हिसाब का सिक्योरिटी नहीं था, 30 लाख का सिक्योरिटी था। तो बैंक ने कहा कि सर नहीं, आपने सिर्फ 30 लाख का सिक्योरिटी दिया है, सो हम आपको सिर्फ 30 लाख का ही लोन तक अमाउंट दे सकते हैं, आपको 50 लाख का अमाउंट नहीं मिल पाएगा। सो आपको जो है यहाँ पे दिक्कत हो रहा था, आपको 50 लाख रुपया का लोन नहीं मिल पा रहा था। तो आप गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास एंड कहा कि सर मुझे वो बैंक लोन नहीं दे रहा है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कहा ठीक है, अगर आपको वो लोन नहीं दे रहा है तो हम आपका गारंटी बन के वहां पे जाएंगे एंड हम आपको उसके द्वारा लोन दिलवाएंगे। एंड उसके बाद आप दोनों गए बैंक के पास, जहां पे कि बैंक को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कहा कि देखिए इसको आप लोन का अमाउंट दे दीजिए, बदले में आपको जो गारंटी या फिर जो सिक्योरिटी चाहिए वो मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक ने कहा ठीक है, हम आपको लोन दे देंगे। तो बैंक ने तब जाके आपको 50 लाख का लोन दे दिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपका जो लोन का अमाउंट जो कि आपको बैंक से नहीं मिल पा रहा था, वो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मदद से ला पा रहे हैं। सो ये पॉइंट का सिंपल मीनिंग यही हुआ कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये आपके गारंटी का काम करते हैं, जो कि आपको लोन लेने में मदद करवाते हैं जब भी आपका लोन लेने में अड़चन आए। अब जो अगला पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन इन फॉरेन करेंसी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आल्सो प्रोवाइड लोन्स टू कंपनीज इन फॉरेन करेंसी। दिस फॉरेन करेंसी लोन हेल्प्स द कंपनीज इन एक्वायरिंग कैपिटल गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। दे आर एबल टू परचेज एडवांस मशीनरी, latest technology etc which might be not available in their home country। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपको लोन फॉरेन करेंसी में भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिस कंट्री के हैं आपको सिर्फ उसी कंट्री का करेंसी में लोन मिलेगा, नहीं, ये आपको फॉरेन करेंसी में भी लोन देते हैं। तो क्योंकि ये आपको फॉरेन करेंसी में भी लोन देते हैं तो इससे आप फॉरेन ट्रेड को अच्छे से कर पाएंगे। अगर मान के चलिए आपके कंपनी में एक मशीनरी है जो कि आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं
नहीं है एंड वो आपको फॉरेन कंट्री में ही मिलेगा। तो इन दैट केसेस आपको अगर वो उसको फॉरेन कंट्री से लाना है तो आपको बदले में फॉरेन करेंसी चाहिए, तो वो फॉरेन करेंसी आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल सकता है एंड क्योंकि वो करेंसी आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल रहा है तो आप उस मशीनरी को ला सकते हैं एंड अपना बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं। तो ये पॉइंट का सिंपल मतलब यही हुआ कि आपको फॉरेन करेंसी में भी लोन मिलेगा जो कि आपको फॉरेन ट्रेड करने में मदद करेगा एंड आप अपने हिसाब से बेस्ट तरीके से फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।